जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हमारा आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है यह है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? देखिए, बायो में हो सकता है आपने काफी बार यह वर्ड सुना हो, हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड कब यूज होता है? जब दो स्पीसीज से एक नई स्पीसी तैयार की जाती है और जो नई स्पीसी तैयार हुई है वो उन दोनों स्पीसीज से बेटर हो जिनसे कि वो बनी है। मतलब जो उसकी पेरेंट स्पीसी है उनके मुकाबले जो नई स्पीसी बनी है इनके मिलने से, वो स्पीसी इन दोनों से बेटर हो, इससे बेटर कैरेक्टरिस्टिक रखती हो इनसे, तो हम उसे बोलते हैं कि हाइब्रिड है। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे पास बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा कहां से हमें? ये बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में मिलने से। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बना है ये, उनसे बेटर होगी। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कौन से होंगे? ये वैलेंस शेल के होंगे। वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। ठीक है जी। देखो, जो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है ये दो तरह से की जाती है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। दो तरह से होती है ये। एक है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में आप। और एक होती है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें पढ़ते हैं आप इसके बारे में। दोनों में एक बेसिक सा फर्क जो है मैं बता देता हूं, क्या डिफरेंस रहता है इनमें। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये किसी एटम की 1s सब शेल है, ये 2s सब शेल है, और ये 2px 2pz 2py। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी वैलेंस शेल है, सेकंड शेल मान के चले, इसमें 2s और 2p, तो इसी एटम के 2s और 2p के जो ऑर्बिटल्स है वो मिक्स होने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये एक एटम के ही अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स के बीच में होती है हाइब्रिडाइजेशन। जबकि इसमें हम किस तरह के केसेस पढ़ते हैं? ये एक एटम हो गया, इसी तरह से यहां पे एक दूसरा एटम है, इस तरह से। तो ये दो अलग अलग एटम थे। ठीक है। वो चाहे एलिमेंट अलग हो या एलिमेंट सेम हो, वो सेकेंडरी चीज है। दो एटम है ये, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो इससे इस मिक्सिंग को हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। और जब एक ही एटम के ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, एक ही एटम के, तो
उसे हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं फिलहाल, हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, अगर देखिए तो ये है आपका मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of comparable energy of the valence shell of same atom। एक एटम की वैलेंस शेल में मौजूद वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, उनके मिक्सिंग के प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब वो चीज कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, कितने हाइब्रिड बनते हैं, वो सारा बाद की बातें हैं, अभी बेसिक चीजें लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन को इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। ये है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे क्या है इसमें, अभी कहता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे कैसे इसकी जरूरत आई, किन चीजों को हमें एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही थी। तो देखो मीथेन जो होता है, मीथेन CH4, ये मॉलिक्यूल आप सभी ने देखा होगा। जब इसकी स्टडी की गई तभी हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आया। कैसे है जरा समझाता हूं मैं आपको। ये मैं दो एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं। मैं यहां बात कर रहा हूं कार्बन की, ठीक है। ये मान लीजिए कार्बन का न्यूक्लियस है, ये इसका 1s, ये इसका 2s और ये इसका 2p। तो हमें पता है कि 1s2 2s2 2p2 ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट में क्या रहता है, 1s 2s 2p। इसके 2p का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो यहां से निकल के यहां चला जाता है। ये एक्साइटेशन हो जाता है, जो कि बहुत ही कम एनर्जी वाला होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर से इतनी एनर्जी मिल जाती है कि एक्साइटेशन आराम से हो जाता है, ठीक है जी। जब इसमें एक्साइटेशन हुआ, अब हमने उसके बेस पे क्या थ्योरी बनाई कि भाई ठीक है 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे। तो हमें जो उम्मीद थी, जो हम मतलब साइंटिस्ट ने जो सोचा, उन्होंने कैसे सोचा इस चीज को कि देखिए ऐसा है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन तो है 1s1, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन होता है 1s2 2s2 और 2p2। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब जाके बन जाता है 1s2 2s1 और 2px1 2py1 2pz1, ऐसे बन जाता है भाई, ठीक है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, इन चारों के साथ क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एक इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, एक यहां कंबाइन हो जाएगा और भाई एक यहां कंबाइन हो जाएगा। इस तरह हमने माना भाई ऐसे आपका मीथेन का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मीथेन का मॉलिक्यूल ऐसे बनेगा तो उसमें क्या क्या हम मानकर चल रहे थे, ठीक है। हम क्या क्या मानकर चल रहे थे पहले से ही कि देखिए जो कार्बन है उसका एक तो 2s का ऑर्बिटल, एक 2px वाला, एक 2py वाला और एक 2pz वाला, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। और हाइड्रोजन का जो है वो 1s1 ये कंबाइन होगा, ठीक है। तो ये आपका s हो गया, ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया, ये आपका 2px हो गया, इस तरह से कुछ आपका 2py हो गया, छोटा बन गया थोड़ा ये आपका 2py हो गया और इस तरह से कुछ आपका 2pz हो गया, ठीक है जी। तो जब हाइड्रोजन का 1s1 का ऑर्बिटल इनसे कंबाइन होगा तो कैसे होना चाहिए था भाई, ये हो गया यहां पे, ठीक है जी। इधर अच्छा थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि जहां पे कंबाइन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो
ये तो इनका नॉर्मली था, यहां पे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब आगे हम क्या उम्मीद कर रहे थे, जब इसका s ऑर्बिटल इससे कंबाइन होगा तो ये हिस्सा कैसा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का 1s वाला कंबाइन होगा, ठीक है जी। जब ये वाला कंबाइन होगा ये यहां पे कंबाइन हो गया हाइड्रोजन 1s, यहां भी कंबाइन हो गया, यहां भी कंबाइन हो गया, ठीक है जी। ठीक है, देखो जिस तरफ कंबाइन होता है ना उस तरफ का जो लूप होता है ये बड़ा हो जाता है। तो अब क्या है, हमें उम्मीद ये थी कि CH4 में जैसे कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का जो 1s कंबाइन होगा, तो क्योंकि यहां पे डिस्टेंस कम होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी यहां पे, और जहां पे p वाले ऑर्बिटल आएंगे, px py pz वाले, वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, वहां बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी। तो एक तो हमने ये उम्मीद की थी कि इसके 4 बॉन्ड में से 3 तो बराबर होंगे, जो P और S 2p और 1s के कंबाइन होने से बनेंगे, और एक छोटा होगा जो कि कार्बन के 2s और हाइड्रोजन के 1s के कंबाइन होने से बनेगा। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ ऐसी थी कि एक CH बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, और 3 CH बॉन्ड जो होंगे उसके मुकाबले क्या होंगे, लार्जर होंगे। और ये छोटा होगा ये किससे बनेगा, ये 2s और 1s के कंबाइन होने से बनेगा, और जो बड़े हैं वो 2p और 1s के कंबाइन होने से बनेंगे। एक तो ये बात दिमाग में आई। दूसरी चीज क्या है, जो px py pz ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। ये क्या आपके एक ऐसे हो गया, ये आपका 2p ये इस तरह से हो गया, और एक ऐसा होगा जो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, और इसका दूसरा हिस्सा कहां गया हुआ होगा, अंदर की तरफ। जो हिस्सा बाहर निकला हुआ उसको हम डार्क दिखा दिया, जो अंदर गया हुआ होगा, ठीक है, ये हिस्सा अंदर गया हुआ होगा। तो इस तरह इनके बीच में क्या होता है, इन सबके बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं अपनी बात को, देखिए ये हमारे पास x एक्सिस, एक हमारे पास z एक्सिस, और जो आपकी तरफ जाएगी ये y एक्सिस है। तो px क्या होता है, px ऐसे है, x एक्सिस के अलोंग है। जो py है वो ऐसे सामने की तरफ जाके पीछे की तरफ है, और जो pz है वो यूं है। तो ये सारे के एक दूसरे से देखो 90 डिग्री पे है, ये सारे एंगल के एक दूसरे से 90 डिग्री पर है ना। तो अगर हाइड्रोजन का 1s यहां पे आएगा 2px पे, 2pz को पकड़ेगा, यहां पे आएगा 2py को पकड़ेगा, और यहां पे आएगा 2px को पकड़ेगा, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री की है, चाहे वो x और z के बीच हो, चाहे वो y और z के बीच हो, चाहे वो x और y के बीच हो, ये कितने 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जहां पे जुड़ेगा तो जो C और H, CH के बीच जो एंगल बनता है HCH या HCH, HCH, जो HCH एंगल होगा वो हम उम्मीद कर रहे थे कि 3 ऐसे होंगे जो कि 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। 3 जो HCH बॉन्ड बनेंगे हमारे पास, HCH एंगल बनेंगे, वो कितने डिग्री पे बनेंगे, 90 डिग्री पे। और एक कहां बनेगा, एक उससे अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। अब ये अपोजिट का मतलब और समझ लो जरा एक बार इसको। अपोजिट का मतलब क्या है, जैसे जब वो 3 जो x y z पे बने हैं, एक y पे, एक इधर से x पे और एक इधर से z पे, ये बन गए। तो देखो ये जो हिस्सा है ना, ये
आप अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो ये आपके 8 क्वाड मतलब 8 हिस्से बन रहे हैं। एक ऊपर कितने को समझो, 1 2 3, इन तीनों को मिलाऊंगा, एक हिस्सा बन गया यहां पे। ठीक है, ऐसे इसके पीछे यहां पे एक हिस्सा बनेगा, 1 2 3 2, एक हिस्सा यहां बनेगा 1 2 3, एक कहां बनेगा 1 2 3, है ना? आई बात समझ में? तो ऊपर वाला जो हाफ हिस्सा, मतलब मैं इसको बीच से काट दूं, और मान लो फुटबॉल है, पूरी फुटबॉल है, इसको बीच से काट दिया, तो जो यहां हिस्सा आया है, ये हिस्सा ऐसे ही क्या 3 ऊपर और बन जाएंगे। टोटल ऊपर कितना, 4, और ऐसे 4 क्या बनेंगे, नीचे बनेंगे। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं ये हिस्सा कितना बन गया फुटबॉल का, 1/8 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो बाकी इसके जस्ट पीछे यहां पे उम्मीद करेंगे जो एस है ना, जो जो आपका 2s ऑर्बिटल है, वो 1s के यहां पे कंबाइन होगा, इनसे जस्ट अपोजिट साइड में। ठीक है, ठीक। तो एक क्या होगा आपका, एक एक्स मतलब एक जो सल्फर जो एक हाइड्रोजन क्या होगा, वो ज्यादा एंगल पे होगा, पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होगा। ये हमारी उम्मीद थी। जब एक्सपेरिमेंटली हमने इन चीजों को देखा कि भाई एक्सपेरिमेंटली देखते हैं क्या कुछ डेटा आता है। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि चारों जो CH बॉन्ड थे, हैविंग सेम बॉन्ड लेंथ, चारों की बॉन्ड लेंथ बराबर थी। और यही नहीं, ऑल HCH बॉन्ड्स आर सेम, सारे सेम। तो कितने में थे, 109 डिग्री और 28 मिनट पे थे, 90 पे कोई था ही नहीं। तो ये ऐसी चीज थी जिसने साइंटिस्ट का दिमाग घुमा दिया कि हम तो जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ और ही मिल रहा है। तो अब इस बात को एक्सप्लेन कैसे करें, क्या थ्योरी बनाए। अच्छा, जो आपका मतलब मिला कैसा, हमें हमें उम्मीद तो ऐसे की थी कुछ कि 3 तो ऐसे मिल जाएंगे, H H H, और एक पीछे की तरफ मिल जाएगा छोटा बॉन्ड H। उम्मीद हमारी कुछ ऐसी थी, हमें मिला कैसा, हमें कुछ इस तरह का हिसाब किताब मिल गया भाई, टेट्राहेड्रल टाइप का, जहां पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल जो थे वो 90 डिग्री के, ओ सॉरी 109 डिग्री और 28 मिनट के थे। कोई पूछ ले कि इसमें कितने HCH बॉन्ड्स हैं, इसमें कितने HCH बॉन्ड्स हैं, कोई ये पूछ ले आपसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए उस चीज को। ये थोड़ी दिक्कत रहती है भाई इन चीजों में, जब आपको चलाना आता हो तो ये तरह रहता है प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप प्रॉब्लम आएगी जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये बड़ा ही बने, तब ठीक है। चलिए मुझे थोड़ा सा विस्तार लेते हैं। ओके जी। तो कोई पूछे कितने HCH बॉन्ड्स होते हैं, तो जरा समझना, ये एक तरह से टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, सारे एंगल 109 डिग्री के हैं इसके। अब जरा देखिए कैसे हम इसमें काउंट करते हैं। HCH, एक HCH बॉन्ड हो गया, ठीक है जी। HCH दूसरा हो गया, HCH तीसरा हो गया। इस बार क्या मैंने इसको कॉमन लिया है, बाकी ये अलग अलग रहे। 4 बॉन्ड हो गए ना, 3 हो गए, 2 और 3। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ लेता हूं। एक कैसे बनेगा, HCH 4 हो गए, एक HCH 5 हो गए, HCH 6। तो ध्यान रखना, जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने HCH बॉन्ड होते हैं, उसके अंदर 6 HCH बॉन्ड्स होते हैं। 6 HCH bonds are there in मीथेन मॉलिक्यूल। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद डिस्कस करते हैं आगे।
इतना तो आइडिया लग गया था साइंटिस्ट को कि कुछ ना कुछ तो हुआ है कार्बन के एटम के अंदर, कि सारी की सारी CH बॉन्ड लेंथ बराबर आ रही है, सारे के सारे एंगल बराबर आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ हुआ है, कुछ मिक्सिंग वगैरह कुछ हुई है, कुछ ओवरलैप कर गए हैं वे। तो देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन किस हिसाब से किया जाता है? दो फैक्टर होते हैं, एक एनर्जी वाला, एक शेप वाला। या तो कह दीजिए एनर्जी या कह दीजिए साइज। एक तो ये वाला फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है आपका शेप वाला। अब शेप होगी तो कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो आप डायरेक्शन वाला फैक्टर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये दो फैक्टर है। एनर्जी वाला फैक्टर जो है क्या कहता है, वो कहता है कि देखो जितना किसी ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वो उतना अच्छी तरह से ओवरलैप करता है और उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो ये किसको प्रेफर करता है? लोअर एनर्जी को। ठीक है जी। अब इस बेस पर अगर हम देखें, अब ये किसकी एनर्जी की बात कर रहा है? ये उस ऑर्बिटल की एनर्जी की बात कर रहा है जो बॉन्ड बनाने पार्टिसिपेट कर सके। 1s को तो करना नहीं है, तो 2s और 2p की बात चल रही है। तो 2s और 2p की अगर मैं बात करूं तो दोनों में से किसकी एनर्जी कम है? यहां से साफ है कि 2s की एनर्जी कम है, साइज भी छोटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए हाइड्रोजन के 1s की, वो किसके साथ होनी चाहिए? 2s के। तो इसके अकॉर्डिंग विनर कौन है? 2s है। 2s को प्रेफर करेंगे हम 2p पे। और ऐसा क्यों किया है हमने? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है? इसकी एनर्जी है लोअर और इसकी एनर्जी क्या है? हाइयर। ये हाइयर एनर्जी पे है। ठीक है जी, तो इस बेस पर 2s जीत गया। ठीक है, अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। ये शेप या डायरेक्शन की बात करता है। ये क्या कहता है? वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं वो बेटर ओवरलैप करते हैं। अब अगर डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो हमारा s ऑर्बिटल है, ये जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, ये तो हर तरफ गेंद की तरह होता है। ये हर डायरेक्शन में क्या है? हर डायरेक्शन में एक समान रूप से फैला हुआ है। ये तो हर डायरेक्शन में एक समान रूप से फैला हुआ है ये, तो इसकी तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। तो जो s ऑर्बिटल है ये कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, जो p होता है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। जैसे मैं px की बात करूं तो इसकी क्या है? x एक्सिस के अलोंग इसकी डेंसिटी बाकी एक्सिस के मुकाबले क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ये फैला हुआ है। तो इन दोनों में से बात करें तो किसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है? तो यहां से साफ है कि जो p ऑर्बिटल है उसकी डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक s के मुकाबले क्या है? ज्यादा है। ये क्या आपका? ये डायरेक्शनल है। तो इस बेस पर अगर देखें तो यहां से क्या पता चलता है कि 2p को प्रेफर करना चाहिए 2s पर। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? ये है आपका नॉन डायरेक्शनल, और जो 2p है ये है आपका डायरेक्शनल। तो ये तो बड़ी दुविधा आ गई है। क्यों दुविधा आ गई है? एक फैक्टर 2s का सपोर्ट करता है और एक फैक्टर जो आपका वो 2p का सपोर्ट करता है। ये चीज ध्यान रखना, ये वाला फैक्टर इसमें माइनर है
जो ये वाला फैक्टर है ये माइनर है, और जो ये वाला फैक्टर है ये मेजर है। अच्छा जी, क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा खुल के बताओ इस बात को। तो देखो, समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं, क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, चार ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता बताओ इनमें से किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। पहला कह रहा है अगर 1s और 1s ओवरलैप करे, दूसरा कहता है 2s और 2s ओवरलैप करे, तीसरा कहता है 2p और 2p ओवरलैप करे, चौथा कहता है इन सभी में बराबर स्ट्रेंथ रहेगी। तो देखो समझना मेरी बात को, जब सेम शेल की बात आती है, जब सेम शेल की बात आती है तो p को प्रेफर करेंगे s पर, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट सेल्स की बात आती है तो वहां पे एनर्जी वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। वहां पे क्या है, एनर्जी वाले को प्रेफर करेंगे। जो बात लिखी है ये किसके लिए लिखी है, सेम शेल के लिए। इस कार्बन केस में हमारी वैलेंस शेल क्या है, सेकंड है ना, इसमें 2s भी आ रहा है 2p भी आ रहा है। तो इन दो, अब मैं मान लो इन तीनों के लगाऊंगा, अरेंजमेंट लगाऊं इन तीनों की, तो देखो इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा 1s 1s, क्योंकि उसकी एनर्जी कम रहेगी, ठीक है। लेकिन जो सेम शेल के हैं 2s 2s और 2p 2p, इनमें से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा आपका 2p 2p। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेफर करेंगे आप जब सेम शेल की बात हो। सबसे कमजोर किसका रहेगा इनमें से, 2s 2s का। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी तक s के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग मानकर चल रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, सेम शेल की बात होगी तो p को प्रेफर करेंगे, और डिफरेंट शेल्स की तो ये देखना किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, किसके पास जो शेल का नंबर है छोटा। ये पहली शेल की बात कर रहा है, दूसरी की बात कर रहा है, इन दोनों में, ठीक है। ये ऑर्डर रहेगा इनका, ठीक है जी। इतनी बात आ गई समझ में। अब अगला सवाल ये कहता है कि अब यहां से मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो रही, मतलब मिक्सिंग हुई है। उन्होंने क्या बोला कि मिक्सिंग हुई है। अब जब मिक्सिंग हुई है तो क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर हमारा 2s था और यहां पर 2p था, ऐसे ये 2p और 2s है। तो इन दोनों ने क्या किया होगा ना, अपना कुछ कुछ कैरेक्टर एक्सचेंज किया है। s ने अपना कुछ कैरेक्टर p को दिया है और p ने अपना कुछ कैरेक्टर s को दिया है, ताकि ये सारे चार ऑर्बिटल कैसे हो जाए, एक जैसे हो जाए। जब एक जैसे होंगे, जब ये आइडेंटिकल होंगे चारों, ये आइडेंटिकल होंगे, तभी तो ऐसा होगा कि उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल आएगी, जो उनके बॉन्ड एंगल है वो इक्वल आएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखे जाते हैं ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड लेंथ वगैरह, तो ये तभी तो आएंगे जब ये सेम कैरेक्टर रखेंगे। सेम कैरेक्टर के लिए क्या होगा भाई, ना तो पूरा s के साथ जुड़ा होगा ना p के साथ जुड़ा होगा। वो t के साथ जुड़ता तो ये बॉन्ड बड़े होते छोटे होते, सारे बराबर। मतलब इन्होंने अपना कुछ कैरेक्टर एक्सचेंज किया है, ठीक है ना, कैरेक्टर एक्सचेंज किया है। तो एक अकेला ऐसा ना 3p के साथ अपना कैरेक्टर एक्सचेंज किया है, ठीक। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, यहां पे जब कैरेक्टर एक्सचेंज हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, कुछ नए ऑर्बिटल बने। उससे क्या हुआ, कुछ नए ऑर्बिटल बने। अब ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं, ये 2s है, ये 2p है। p को क्या चाहिए था, p की एनर्जी थी ज्यादा, वो एनर्जी वाले में हार रहा था, इसको अपनी एनर्जी को कम करना था।
ये अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। इसके पास क्या थी, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, इसको क्या चाहिए थी, डायरेक्शन, वो पी के पास थी। तो दोनों आपस में मिले, मतलब क्या क्या आपस में मिले, ये इस तरह की शेप किसकी, पी की, और इस तरह की शेप किसकी, एस की। जब ये आपस में मिलते हैं तो इन्होंने क्या किया, नए ऑर्बिटल बनाए हैं 4। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे ना उतने ही आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये हमारे पास 2p है, ये 2s, डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके पास नहीं है, इसकी एनर्जी कम है, उसकी एनर्जी ज्यादा है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 3 तो पी के और एक एस का, 4 मिले हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो एक एस और 3 पी है, तो इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 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 sp3, इस तरह से ये है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये जो ऑर्बिटल बने हैं ना ऐसी शेप के हैं ना ये ऐसी शेप के हैं, इनकी शेप कैसी हो जाएगी, ऐसी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह के 4 ऑर्बिटल बन गए जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल शेप, साइज, वॉल्यूम के हैं। ठीक है, और इन्हीं के साथ जाके क्या फिर हाइड्रोजन कंबाइन होता है, 1 2 3 4, और इन सभी के बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये, एस को तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक मिल गई और पी की क्या हो गई, एनर्जी कम हो गई। पहले इस एनर्जी पे था ना, इसकी एनर्जी कम हो गई, इसकी एनर्जी तो बढ़ी लेकिन इसे क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई। अब पहले की तरह स्फेरिकल नहीं रहा कि हर डायरेक्शन एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन का इस तरह से था, मान लो ये उसका वेव फंक्शन था, ठीक है, और यहां हमारे पास ये पी था, तो पी के साथ ये कंबाइन होगा तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वाले जुड़ेगा ना, ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी इस तरह से। और अगर ये ऐसा होता कि यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव होता, अब क्या होता, अब ये जुड़ते नहीं बल्कि दूर भागते एक दूसरे से। ऐसा होने पे ये कुछ ऐसा नजर आता, फिर ये तो ऐसा हो जाता, ठीक है, और ये कुछ ऐसा हो जाता। ये एंटी बॉन्ड की पढ़ाएंगे आगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बात आएगी। तो ये डिस्ट्रक्टिव होता है जब आपके अपोजिट वेव फंक्शन आते हैं सामने, ये क्या डिस्ट्रक्टिव नेचर होता है, इसमें बॉन्ड नहीं बनता। और ये वाला ये कंस्ट्रक्टिव होता है, इसमें ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इस वाली फॉर्म में, ठीक है, इस वाले में नहीं होती है। ठीक, अब चलते आगे। ठीक है जी, तो मतलब कहने का ये कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के पीछे मेन कारण क्या है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो कहते देखो जी, दो चीजें हैं इसमें, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और एक होता है स्टेरिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होती है ताकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन सके। ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या बोलता है, टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसका जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उनके मुकाबले जो आप प्योर ऑर्बिटल बना रहे थे। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। मतलब जो आपका sp3 वाला ऑर्बिटल है, जब वो हाइड्रोजन के s के साथ कंबाइन होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उस बॉन्ड के मुकाबले जब कार्बन का 2s हाइड्रोजन के 1s से या कार्बन का 2p हाइड्रोजन के 1s से कंबाइन हो रहा था।
तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या था, बॉन्ड को मजबूती देने के लिए ऐसा करता है। अच्छा जी, ठीक है। और स्टेरिक फैक्टर क्या कहता है, यही मेजर फैक्टर होता है। ये फैक्टर क्या होता है, ये माइनर फैक्टर होता है, ये आपका माइनर फैक्टर है। और ये वाला फैक्टर क्या है, ये आपका मेजर फैक्टर है। और मेजर फैक्टर कहता है नहीं 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 भाई, ये बात सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या, उसको समझो। ये कहता है कि देखो पहले क्या था, तीन जो हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ रहे थे प्योर पी ऑर्बिटल्स के साथ, वो जुड़ रहे थे 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, वो आपके 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ रहे थे। एक तो पी ऑर्बिटल साइज में बड़ा होता है ना, पी ऑर्बिटल क्या है, साइज में बड़ा होता है, ऊपर से थिन होता है, ठीक है, कार्बन की तरह, मतलब सॉरी एस ऑर्बिटल की तरह डेंस नहीं होता, और मतलब थिक नहीं होता वो, और वो छोटा नहीं होता। तो एक तो बड़ा ऑर्बिटल पी का, ऊपर से थिन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कम है। तो उसकी और है कहां, इतने से रीजन क्या, मतलब एक फुटबॉल है, उसके 1/8 वॉल्यूम में 3 बॉन्ड आ गए हैं, जिसके ऑर्बिटल का साइज क्या है, बड़ा बड़ा है। और अकेला जो एस है वो यहां पे आया हुआ है, पूरा वॉल्यूम खाली है, 7/8 वॉल्यूम खाली है एक तरह से, ठीक है। तो लगभग लगा लो 13.5% वॉल्यूम में तो ये आया हुआ है, ये 3, और बाकी का जो लगभग आपका 86.5% वॉल्यूम बचा हुआ है, उसमें कौन, अकेला एस है, उसे क्या टेंशन, आराम से आया हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, यहां पे क्राउडिंग हो जाती है, स्टेरिक हाइंड्रेंस, भीड़ भाड़ है इसका मतलब, स्टेरिक हाइंड्रेंस का मतलब। तो यहां भीड़ भाड़ है कि 90 डिग्री के एंगल पे 3 है। तो होता क्या है, एस जब इसको अपना कैरेक्टर देगा, तो क्या होगा, ये फैलने लग जाएंगे यूं, ये बॉन्ड एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे यूं यूं यूं, और इनके बीच जो भीड़ भाड़ थी, जो क्राउडिंग थी, वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एंगल के बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, एंगल के बढ़ने के पीछे रीजन है एस ऑर्बिटल का इन 3 पी को अपना कैरेक्टर देना। मतलब जितना एस कैरेक्टर बढ़ता है उतना बॉन्ड एंगल क्या है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और 90 से कहां जाके रुकता है आपका, 109 डिग्री और 28 मिनट्स पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 3CH बॉन्ड जो होते हैं आर परपेंडिकुलर आर एट 90 डिग्री विद ईच अदर, और लगभग क्या 13.5% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, ये इतना परसेंट वॉल्यूम इसमें तीनों है। और अकेला जो आपका कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा था, जो जिसका 2s और 1s की बात करूं जब मैं, अगर ऐसा होता तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, 86.5%। तो इसके तो मजे हैं भाई अकेले के, और यहां बेचारे 3 भीड़ भाड़ में है। तो जैसे एस इनको अपना कैरेक्टर देना शुरू करता है, वो फैलने स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। और थिक होने, क्योंकि देखो जब एस क्या थिक है, वो अपने कैरेक्टर दे रहा है, तो उन वो जो पी ऑर्बिटल्स उनमें क्या बढ़ रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसका ना फूल रहे हैं और एक दूसरे से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनका एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एस कैरेक्टर, electron density increases in 3p orbitals, ठीक है ना। और ये इस ऐसे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो उनका वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा उनके बीच का। सो बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीज, और वो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से बड़े कहां चला जाता है, 109 डिग्री और 28 मिनट तक चला जाता है। अब वहां पे जाके क्या है, ये सफिशिएंट दूरी पर आ चुके हैं, अब यहां पे रिपल्शन वाली दिक्कत नहीं हो रही है। तो वास्तव में जो हाइब्रिडाइजेशन का मेन पर्पस है ना, वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ नहीं है। अगर 90 डिग्री पर वो 3 बॉन्ड होते ना, तो भी क्या होता, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। भले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हम मान के जैसे बोल रहे थे कि भाई यहां स्ट्रेंथन करने के लिए, नहीं नहीं नहीं,
ऐसा नहीं है। वास्तव में जिसका मेन रीजन है वो क्या है, उनके बीच रिपल्शन कम हो जाए, उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाए, ठीक है। तो मेन कॉज जो होता है उसका क्या होता है, वो स्टेरिक फैक्टर होता है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, कहे कि, तो यहां से अच्छा एक बात मैं यहां पे बता देता हूं कि यहां से क्या होता है, हमने कंक्लूजन निकाल लिया है। और कंक्लूजन क्या है कि जितना एस करेक्टर बढ़ेगा, जितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है किसी भी बॉन्ड में, उतना ही क्या होगा, आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ये आप ना आगे आगे नोटिस भी करेंगे, हल्का सा मैं यहीं पे आपको बता देता हूं इस चीज के बारे में। जैसे मान लो आप ऐसे करते हो ना भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है, इसमें कितना परसेंट एस करेक्टर मानते हैं आप लोग, 25%, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, तो 25 कैसे आया, 3p और 1 ऐसे टोटल 4 हो गए ना, 100 को 4 से डिवाइड करो कितना आ गया, 25। तो एक था तो एक हिस्सा सल्फर का आ गया 25, 75% पी करेक्टर। अब sp2 है, टोटल 3 है, 1 एस और 2p, 100 को 3 से डिवाइड कर दो कितना आ गया, 33.3% एस करेक्टर। अगले वाले में क्या, 1 एस और 1 पी, टोटल 2 है ना, तो 100 को 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया, 50% एस करेक्टर। अब इसका असर क्या पड़ता है बॉन्ड एंगल पे, अब यहां मैं कार्बन की बात कर रहा हूं और किसी की नहीं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना लेके चलते हैं, 109 डिग्री और 28 मिनट। sp2 वाले कितना लेके चलते हैं, 120 डिग्री। और sp वाले कितना लेके चलते हैं, 180 डिग्री। तो क्या देखा, जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ रहा है, हमारा बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ जाए अगर कि अरेंज कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है आपको, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, 2s की ओवरलैपिंग हुई, 1s की, फिर 2p की, फिर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की sp3 के साथ ही हुई है, और इसमें s और p किसके है, सेकंड शेल की। तो ये बात ध्यान रखना जरा मैं जो बोल रहा हूं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका नाम क्या, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या था, अपने माता पिता के मुकाबले क्या होगा, जो बेटर कैरेक्टरिस्टिक रखे, मतलब जिन ऑर्बिटल्स के मिलने से बना है उससे बेटर बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। तो बना किससे, 2s और 2p के मिलने से बना है ना, तो 2s और 2p इन दोनों से क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन जिस ऑर्बिटल की एनर्जी इससे कम होगी उससे वीक होगा। जैसे इसमें क्या है, 2 सेकंड शेल के हैं तो दोनों यूज हो रहे हैं, जबकि इसमें कौन सा ऊपर, फर्स्ट शेल का। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा आपका, नंबर 1 पे 1s वाली जो ओवरलैपिंग होगी वो, फिर दूसरे नंबर पे आएगा ये हाइब्रिड वाला, और तीसरे नंबर पे फिर आपका डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक वाला, और चौथा मिलेगा आपको 2s वाला, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कस करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहो, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।